हाय गाइस, वेलकम बैक टू एयर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग। इस बार वीडियो बहुत लेट आ रहा है, उसके लिए सॉरी, है ना। मैं थोड़ा सा बिजी था पर्सनली अपने कामों में। और अब आप कंटिन्यूशन में वीडियो मिलेगा। साथ के साथ सबसे अच्छी बात ये रहेगी, इस बीच का जो 20 डेज का ब्रैकेट हो गया, इसमें कोई भी अपडेट ऐसा खास आया नहीं है। आपका एग्जाम हो चुका है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 400 वैकेंसीज के लिए 27 जुलाई को। उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इससे पहले हमने बात कर ली थी आप जो वाइवा वॉइस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। और मुझे बहुत लोगों के मैसेज मिल रहे हैं, बहुत लोगों के फीडबैक्स मिल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा उस पर वर्क कर रहे हैं। जो जो मैंने सजेस्ट किया था आप उसके अकॉर्डिंग करते रहिए। आप इजीली आराम से वो वाइवा वॉइस को क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद के जो अब डिपार्टमेंट में जब इंडक्ट हो जाएंगे, जब आपका टेस्ट होगा जिसको एल्प टेस्ट कहा गया है, तो आप उसको भी क्वालिफाई कर लेंगे इजीली अच्छे ग्रेड के साथ। अभी हम बात करते हैं एक बेहद खास टॉपिक के बारे में जिसमें हम अभी रह गया है, और जो एग्जाम मतलब जो आपका ज्वाइनिंग आने से पहले बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको फिर से देख एक बार दिखा देता हूँ कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट है उसमें इन्होंने जो ये नोटिफिकेशन दिया था, उसमें लास्ट अपडेट केवल 29 जुलाई का है। मतलब उसके बाद कोई अपडेट आया नहीं है। अभी हम सब लोग वेट कर रहे हैं इसका रिजल्ट कब आएगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हमने बात कर ली, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है उसमें, लेकिन ऑल दो जो मैंने वीडियो में बताया था उसके आसपास ही होने वाला है। अब जो एडवर्टाइजमेंट अगर हम देखें, आप सब भूल गए होंगे तो मैं एक बार रिमाइंड करा दूं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जब ये 400 वैकेंसी आई थी 02/2022 था, है ना। तो 400 वैकेंसीज के लिए था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। उसमें एक खास बात की थी। अब यहाँ एक देखते हैं कि ज्वाइनिंग से पहले आपको एक टेस्ट और देना पड़ेगा। जैसे एक मेडिकल टेस्ट होता है, वो तो सारी जॉब्स में होता है, वो करना ही होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने खास बात लिखी है। अगर हम पॉइंट 5 देखें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये अभी हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करना बाकी है। बाकी वॉइस टेस्ट के बारे में हमने बात कर ली, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक ही वीडियो में बना दूंगा। नेक्स्ट बात करनी है यहाँ पर, कैंडिडेट विल आल्सो बी टेस्टेड फॉर साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस बिफोर एम्प्लॉयमेंट। अभी साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट है क्या, ये कब से होने लगा? ये बाकी उसमें तो जॉब्स में नहीं होता। मेडिकल एक रिक्वायरमेंट होती है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले आइए, आप मेडिकल्स करा लीजिए किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले इंडिया में, और उसको बाद आपको वो जॉब मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्या होगा कि मेडिकल ये लोग खुद कराने वाले हैं। जब आप जॉब में हो जाएंगे, एक स्टार्टिंग में होगा, आपको करना भी पड़ेगा, और उसके बाद ये इनके कुछ सेंटर हैं कि क्लास 3 मेडिकल आपका ये लोग कराएंगे। तो उसकी डिटेल्स भी मैं बाद में शेयर करूंगा कि क्लास 3 मेडिकल क्या होता है। जैसे पायलट्स के लिए क्लास 1 मेडिकल होता है, तो क्लास 3 मेडिकल क्या है, उसके लिए कैसे आप अप टू डेट हो सकते हैं, कैसे आप फिट रह सकते हैं, कैसे उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की। देखिए, इन्होंने एक लिस्ट दी है, 6 साइको एक्टिव सब्सटेंस दिए हैं यहाँ पर, जिसमें आपको ये करना होगा। जब टेस्ट होगा तो आपको चेक किया जाएगा कि आप इसमें से किसी को यूज एटली, ये क्योंकि ड्रग्स सारी, तो यूज वर्ड नहीं किया जाता, अब्यूज वर्ड यूज किया जाता है। कोई भी आप ड्रग अब्यूज तो नहीं कर रहे हैं। ये 6 लिस्ट में सबसे पहला कॉमन दी है, एम्फेटामाइंस है, ओपिएट्स है, कैनबिस है जिसे मैरियाना बोलते हैं, ठीक है। कोकेन आपने बहुत सुना होगा, एक हाईली बहुत ये हाईली स्टिमुलेंट है जो बॉडी को एकदम एक्टिव कर देता है और फिर माइंड पे असर करता है अपना। बारबिचुरेट्स है, और लास्ट में बीजेडी। इसको बीजेडी भी बोल देते हैं फॉर शॉर्ट फॉर्म में। अदरवाइज इसको क्या है, बेंजोडियाजेपिन। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज बात करने हैं। इसी से में हम बात और कॉमनली कर लेंगे, क्या स्मैक होती है, हीरोइन क्या होती है, भांग क्या होता है, चरस क्या होते हैं, इस सब के बारे में बात कर लेंगे। इनसे इनका कोई रिलेशन है, ये टेस्ट हमारे क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं रिगार्डिंग ये रिक्वायरमेंट क्यों हुई और कब से इसको। और ये देखो, पहले ये आप जॉब में नहीं है फिर भी आपका टेस्ट ले रहे हैं। इन्होंने पहले कर दिया कि बिफोर एम्प्लॉयमेंट यू हैव टू अंडरगो फॉर दिस टेस्ट। ठीक है, यानी कि आपको एक, जब आप एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, जब एक बार इंडक्ट हो जाएंगे, डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, तब को तो आप ये बार बार टेस्ट इन बिटवीन देना ही पड़ेगा। बट उससे पहले भी इन्होंने मांग लिया। अब ये कैसे हुआ, कहाँ से इसकी गाइडलाइंस हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ये देखिए, मैंने पहले ही बताया था, जो एविएशन फील्ड का इंडिया में रेगुलेटर है, यानी कि जो एक ऐसी बॉडी है जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है, वो भारत सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये ऐसी डायरेक्टरेट है जो सिविल एविएशन के मामले में रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जिसको सबको फॉलो करना होता है।
जैसे एयरलाइंस हुई, एयरपोर्ट्स हुए, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, और उसके अलावा जो आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये खुद भी एक गवर्नमेंट की पीएसयू है, बट इसको भी इसी के, क्योंकि रेगुलेटर यही है, इसी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। रेगुलेटर कुछ बच्चे लास्ट में समझ नहीं पा रहे, तो मैं एक बता दूं, जैसे आरबीआई एक रेगुलेटर है भारत में बैंकिंग क्षेत्र में, तो बैंकिंग के लिए जो एसबीआई भी एक गवर्नमेंट का बैंक है, और किसी और बैंक का ले लीजिए, यूनियन बैंक ले लीजिए, चाहे वो प्राइवेट बैंक लीजिए आप, कॉर्पोरेट बैंक कोई भी, एच डी एफ सी, आईसीसीआई है ना, एक्सिस बैंक, तो ये सब बैंक किसकी गाइडलाइन फॉलो करते हैं? जो आरबीआई रेडी करता है, वो आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाता है, वो उनको फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि वो उस फील्ड का रेगुलेटर, गवर्नमेंट का पार्ट है। ऐसी डीजीसीए इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन, और इसलिए इसकी बात केवल प्राइवेट एयरपोर्ट्स, प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेटर्स को ही नहीं माननी होती, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, जैसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या बीसीएएस, एक गवर्नमेंट की एंटिटी है इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन, जिसे कहा जाता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो उसको भी डीजीसीए की बात, यानी कि डीजीसीए ने जो रूल्स बनाए हैं उसको मानने पड़ते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब ये इसी साल से वैलिड हुआ है, देखिए इफेक्टिव डेट 31 जनवरी 2022 है, और ये अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है एयर एविएशन के फील्ड में साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस के लिए। एक्चुअली होना तो पहले था, लेकिन बीच में कोविड की वजह से 2 साल का लगभग डिले हो गया। यहाँ हम देखेंगे तो इन्होंने रेफर किया है जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस के बारे में, थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन देख ले तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है किसी रिपोर्ट्स को। सो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, देयर जनरल एबिलिटी एंड द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एडिक्टेड यूजर इज अ सीरियस कंसर्न टू एविएशन सेफ्टी। मतलब इन जनरल तो है, सोसाइटी के लिए भी है, लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं एविएशन सेफ्टी। एविएशन सेफ्टी के लिए सीरियस खतरा है, जो अगर ये साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस का जो अब्यूज बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, है ना। देयर यूज कॉजेज बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ये तीनों वर्ड बहुत आप ध्यान रखिए। बिहेवियरल आपने देखा होगा, जो कुछ लोग जैसे कंज्यूम करते हैं सब चीज़ों को ना, जो चरस है, गांजा है, अफीम है, ड्रग है, कोकेन्स हैं, सो उनके जो बिहेवियरल चेंजेस होंगे। कॉग्निटिव यानी कि उनकी जो संज्ञात्मक क्षमताएं हैं, यानी कि उनकी लर्निंग एबिलिटीज, उस पर असर पड़ेगा, और साइकोलॉजिकल लेवल पर, ठीक है, ब्रेन में असर होगा, पेट गड़बड़ होगा, नोजिया होगा, उसको यूरिनेशन बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें होती है। बिहेवियरली उसका बिहेवियरल थोड़ा रेकलेसनेस होने लगती है, उसके अंदर रिलक्टेंस आने लगता है ज़्यादा, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो ऐसे उनमें ये तीनों चेंजेस तो खास उसमें दिख ही जाते हैं, लेकिन ये है जो एडिक्टेड हो जाए। इसके बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कैरिड आउट अ स्टडी, यानी कि एक सर्वे किया उन्होंने, ऑन द एक्सटेंट ऑफ द प्रीवलेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर अमंगस्ट जनरल इंडियन पॉपुलेशन एंड पब्लिश रिपोर्ट इन फेब 2019। देखिए मैंने आपसे कहा था कि लगभग 19-20 के आसपास था, बट कोविड आ गया, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और उसमें बताया कि अल्कोहल के बाद जो कैनबिस एंड ओपिएट्स है, वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ ड्रग है। और कैनबिस और ओपियोइड्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो के लास्ट में, बट फिलहाल आप ये मान लीजिए कि ये ड्रग्स हैं जो आपने पीछे अपना जो 1-2 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत के एपिसोड के बाद अपना टीवीज में देखा, और हिंदुस्तान में आज आप देख ही रहे होंगे कि लास्ट 1 ईयर में तो लगभग कितने हजार किलो कोकीन और ये सब चीज़ें पकड़ी गई हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि कितनी तेज़ी से इसका नेटवर्क बढ़ रहा है, और जो यूथ को इसकी तेज़ी से घसीटा जा रहा है इसकी तरफ, उसकी तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग भी। सो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो एज इंडिविजुअल पे पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है, गवर्नमेंट को पड़ता है, यानी कि लीगल, एथिकल और सोसाइटिकल तीनों ही इश्यूज हैं यहाँ पर। और इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो एविएशन सेफ्टी है, अब इसे करने के लिए यहाँ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट होना मस्ट है। तो उन्होंने बताया है अपनी रिपोर्ट में कि 2.8% पॉपुलेशन हैड यूज कैनबिस प्रोडक्ट विद इन द प्रीवियस ईयर, मतलब जो 2019 की सर्वे आया, ये जो स्टडी की, तो मतलब 18-19 में उन्होंने पाया कि एक साल में लगभग 2.8 पॉपुलेशन, और हमारी देश की पॉपुलेशन लगभग 130 से 35 करोड़ है, तो आप लगा लीजिए 1 करोड़ का मतलब ही हो जाता है 1.3 करोड़, तो लगभग 3% के आसपास ले लीजिए, तो लगभग 1.3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 से 4 करोड़ के बीच में ये पॉपुलेशन है, जो इस चीज़ को एक साल में कंज्यूम कर चुकी है। और ये 2018 की स्टडी, मतलब 2019 की स्टडी रिपोर्ट है, यानी कि 2018 का सर्वे है। तो अब उसके बाद 4 साल बढ़ गए हैं, और धीरे धीरे से इसमें बहुत ज़्यादा तेजी आ रही है। और 0.25% जो ऐसे हैं जिन्होंने कैनबिस यूज़र हैं और सफ़र कर रहे हैं कैनबिस डिपेंडेंस से। हम ये आगे बात करेंगे ड्रग डिपेंडेंस होता क्या है।
तो मैं बोर नहीं करता हूँ, अब फटाफट से हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ एटीसी के फील्ड में इसकी बात क्यों कर रहे हैं, है ना? ये हम यूज़ करेंगे वर्ड, हीरोइंस क्या-क्या होते हैं, ओपीएम क्या है, ओपिएड क्या है, ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे। इस थोड़ा-सा फटाफट मैं आ जाता हूँ कि एक्चुअली वो 6 जो टेस्ट हैं, मतलब जो 6 नाम दिए ना ड्रग्स के, वो लिस्ट आई कहाँ से, जो एयरपोर्ट से थोड़ी निकाली है। देखिए, इन्होंने ये कहा है कि ये किस-किस पर लागू हुआ है। एक तो इन्होंने कहा है कि आप बिफोर एम्प्लॉइंग ए पर्सन, यानी कि इन एडिशन टू ऑर्गेनाइजेशन एज मेंशन पैरा 3 शैल इंश्योर दैट फ्लाइट क्रू मेंबर, यानी कि जो एविएशन के फील्ड में हवा में जहाज उड़ रहे हैं, उड़ा रहे हैं, जो क्रू मेंबर है उनके लिए एप्लीकेबल है ये। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स, यानी कि जो आप लोग बनने वाले हैं, आप लोग एप्लीकेबल होगा। और जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस में काम करते हैं, है ना, वो। और ट्रेनी पायलट्स, इसके साथ साथ ट्रेनी पायलट्स, क्योंकि ट्रेनी पायलट तो किसी का ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, वो तो खुद सीख रहा है, लर्न कर रहा है। तो जो ट्रेनिंग पायलट और इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो लोग भी इसकी जद में आ चुके हैं, उनको भी ये टेस्ट कराना होगा। और बिफोर एंटरिंग, जो ये जो क्वेश्चन आया था आपके, सर अभी तो हम एम्प्लॉयमेंट में आए नहीं है, अभी हम डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया, पहले टेस्ट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने लिख ही दिया है यहाँ पर अपने जो रूल्स रेगुलेशन में, कोई भी एम्प्लॉय को आपको एम्प्लॉय बनाना है, कि एम्प्लॉयर मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स की भर्ती करेगी, वो उसका रिक्वायरमेंट अगर चाहिए और उसको भर्ती करना है, तो जब वो इंडक्ट करेगी अपने डिपार्टमेंट में, उससे पहले उसे साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट कराना ही कराना है। ठीक है, यहाँ इस बात क्लियरली मेंशन होगी। इसलिए डिपार्टमेंट जैसे आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या होगा कि आपको जब डाटा, ये जो है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इन बिटवीन ही आपको बुलाया जाएगा जो आपका ये टेस्ट है, साइको एक्टिव सब्सटेंस का टेस्ट, इसके लिए। अभी कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ उन्होंने पूरा मेंशन किया है। मैं आपको बस छोटा सा एक, ये देखो, ये वो आगे लिस्ट, ये 6 लिस्ट हमने बताया ना, ये जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में निकाला था, एम्फेटामाइन्स, ओपिएट्स, कैनबिस, कोकेन, बार्बिचुरेट्स एंड बीजेडी। सो यही इन यहाँ पर मेंशन है, ये बिल्कुल लिस्ट उन्होंने वहीं से उठा ली है। अब ये टेस्ट कैसे होगा इसका, तो ये एक यूरिन टेस्ट होता है जनरली। जैसे आपने देखा होगा कि वाडा और नाडा 2 एजेंसी है जो स्पोर्ट्स पर्सन का टेस्ट करती हैं कि उन्होंने कोई स्टिमुलेंट्स तो नहीं लिया है। इस टाइप से ही उनका यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उस पर टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जो आपका जो रैंडमली सिलेक्टेड एम्प्लॉइज़ हैं, यानी कि आप तो डिपार्टमेंट में पहले हैं, तो जो डिपार्टमेंट में जॉइन करने वाले हैं, वो तो जितने भी लोगों की जॉइनिंग हो, उन सबको टेस्ट देना होगा। प्लस जो डिपार्टमेंट में जॉइन हो चुके हैं, वो काम कर रहे हैं अपना, तो उनको भी रैंडमली बेस पे सेलेक्ट किया जाता है और वो टेस्ट उनका किया जा सकता है। और ये इन्होंने लिखा है कि 1 साल में लगभग 10% एम्प्लॉइज़ का तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज़ में है, इन्होंने इसलिए 10% लिखा है। लेकिन इन फ्यूचर ये श्योर है कि मतलब वो आगे बढ़ जाएगा, कि ये लगभग 1 साल में आप अपना 25% या 40% एम्प्लॉइज़ का अपना टेस्ट कराइए, खासकर एटीसीज़ का, अगर हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संदर्भ में। सो ये टेस्टिंग कराई जाएगी कैसे? टेस्टिंग विल बी डन ऑन यूरिन सैंपल्स कलेक्टिंग रैंडमली सिलेक्टेड एम्प्लॉइज, है ना? और ये कलेक्शन साइट्स आपकी बनाई जाएगी, आपके एयरपोर्ट पे ही होगी जनरली, या जो अभी आप ऑफिस में काम कर रहे हो उसके पास ये कलेक्शन साइट बनाई जाएगी। उसको क्लीन करना की जिम्मेदारी पूरा जो एम्प्लॉयर है उसकी रहेगी, और उसमें कोई अडल्ट्रेशन ना, मतलब जो आप यूरिन सैंपल देंगे, कई बार क्या करते हैं, जिस लोगों को डाउट होता है, जो लोग कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो कई बार सैंपल के साथ उसमें मिसयूज़ कर देते हैं, कोई दूसरा सैंपल रख देते हैं, है ना, किसी और का लेके, या फिर उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, अडल्ट्रेशन कर देते हैं, या एटलीस्ट वहाँ पर डिटर्जेंट है, सोप है, उसको डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो जो एम्प्लॉयर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ जो कलेक्शन साइट है वो सारी चीज़ों से ये जो वाटर डिस्पेरेंट डिटर्जेंट है, सोप है, बाकी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो अडल्ट्रेशन किया जा सके या सब्स्टिट्यूशन किया जा सके सैंपल का। और उसके बाद क्या होगा कि सैंपल को जब टेस्ट किया जाएगा, सैंपल को लगभग उन्होंने बोला है कि 45 ml यूरिन सैंपल आपको लेना होगा। मिनिमम इतना चाहिए, क्योंकि टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो आप मानिए कि 50 ml यूरिन सैंपल आपसे कलेक्ट किया जाएगा, और उसको आपके सामने ही, है ना, एम्प्लॉय के सामने ही, जिसने वो सैंपल दिया है, डोनर है जो, उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा 2 सेक्शन में, है ना, एक सैंपल ए, एक सैंपल बी। अब सैंपल ए यानी कंटेनर ए, उसका पहले टेस्ट होगा, वो स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं उसको, वो वहीं पे किया जाएगा, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप की है, छोटी सी लाइब्रेरी, वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर भी होगा, वो वहीं पर वो आपके सामने ही टेस्ट करेगा। स्प्लिट भी देखो, जो आपने सैंपल दिया है यूरिन का सैंपल, उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेगा, एक पार्ट को ए, एक पार्ट को बी नाम देगा, आपके साइन कराएगा कि सैंपल आपके सामने स्प्लिट हुआ है। और उसके बाद वो क्या करेगा कि आपके सामने ही स्क्रीनिंग टेस्ट करके एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। तो इस स्क्रीनिंग टेस्ट के जनरेट करेगा जब रिपोर्ट, तो वो अगर नेगेटिव होती है,
मतलब इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं मिले कि आपने ऐसे किसी चीज़ को कंज़्यूम किया है, जो हमने ऊपर 6 लिस्ट देखी थी, 6 ड्रग्स के बारे में देखा था। अगर आपने उनको कंज़्यूम नहीं किया है, तो आप फ्री टू गो फॉर ड्यूटी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपका सैंपल ए मतलब जो पहला टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट, किसी वजह से आपका उसमें नाम आ जाता है कि हाँ, आपको कुछ ट्रेसेस लग रहे हैं कि ये जो है इसमें ट्रेस लग रहे हैं कि कुछ तो है इसमें, मतलब भले ये वो नहीं बता पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली क्या एलिमेंट कंज़्यूम किया है, लेकिन ऐसा डाउटफुल है। सो उस पर्सन को ड्यूटी जनरली मतलब ड्यूटी से रेस्ट दिया जाता है, उसको ड्यूटी नहीं कराई जाती। और जो क्योंकि सैंपल एक लिया था, उसको 2 पार्ट कर लिए थे, एक टेस्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, और जो सैंपल बी है मतलब उसी का जो सेकंड स्प्लिटेड पार्ट है, जो आपने सैंपल दिया था, उसको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आगे लैबोरेटरीज़ में भेजा जाएगा। सो ये लैबोरेटरीज़ पहले से ही आपके डिपार्टमेंट ने साइन कर रखी होंगी आपके लैबोरेटरीज़ को, और वहाँ जब लैबोरेटरीज़ में भेजा जाएगा उसको जो आपकी ज़िम्मेदारी है पूरा एम्प्लॉयर की है, मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होगी आपके केस में, क्योंकि आप एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए भर्ती कर हुए हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी है वो सैंपल को बिल्कुल कुछ नुकसान हुए बिना, मतलब उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो, सब कुछ मेंटेन रहे, उसकी सिक्रेसी मेंटेन रहे, उसको ट्रांसपोर्ट करें लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरीज में वो टेस्ट किया जाता है। अब वो लेबोरेटरी में जो फाइनल टेस्ट आता है, उसकी वो जो आपके सामने होगा नहीं, उसकी रिपोर्ट्स डायरेक्ट ही डीजीसीए को, हेडक्वार्टर को भेज दी जाती है, और एक एक उसकी कॉपी आपके ऑफिस में भी आ जाएगी। अगर देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है, मैं बहुत मतलब ये मान के चलिए कि अब बहुत आगे चेंजेस आने वाले हैं फील्ड में। अभी एविएशन तो क्योंकि सेफ्टी का खेल है सारा, धीरे धीरे सारा रेलवेज में या बाकी जगह पर भी, बाकी सरकारी ऑफिस में और प्राइवेट ऑफिस में भी लोग को ये सब चीजें आगे होने वाली हैं। तो अगर वो टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, यानी कि सेकेंडरी टेस्ट हुआ एक तरह से आपका, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑलरेडी था कि आप पॉजिटिव हैं। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट जो आपका सैंपल बी था, जो आपका स्प्लिटेड सैंपल था, उसमें भी पॉजिटिव आता है, तब ये कंसर्न की बात है, तब आपको सीधा ऑफ ड्यूटी किया जाएगा, डीरोस्टर किया जाएगा। इट मीन्स आपको एटीसी ड्यूटी करने से रोका जाएगा पहले तो, और उसके बाद जो आपके डिपार्टमेंट का एमआरओ है ना, मेडिकल रिव्यूइंग ऑफिसर, वो डिसाइड करेगा कि ये जो आपने जो टेस्ट पॉजिटिव आया है, कि वाकई ये टेस्ट आप किसी ऐसी चीज की वजह से था जो प्रोहिबिटेड हैं, जो 6 मेंशन किए गए हैं उनकी वजह से है, या किसी और मेडिकेशन की वजह से आ गया या इनकरेक्ट आ गया, तो वो आपको ये जो एमआरओ है वो अपना रिपोर्ट भेजेगा। तो यहाँ देखिए मैं क्लियर एक बार पढ़ देता हूँ। In case the confirmatory test is found positive, the medical in charge of the concerned organization shall consult a MRO, medical reviewing officer, to determine if the result was due to a legitimate therapeutic treatment or some other unconscious source. For example, pain relief medication containing codeine may trigger a positive result for opiates. अब यहाँ इन्होंने खुद भी बताया कि जो कोडेन होता है ना, वो ओपिएट्स की तरह बिहेव कर सकता है। ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कोडेन कहाँ है और वो कहाँ से इसका ओपिएट्स के साथ कैसे लिंकिंग है। ये मैं जो पार्ट बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें आपको बता दूंगा क्लियरली। तो यहाँ पर वो डिसाइड करेगा एमआरओ कि आपको ड्यूटी, आपका जो ये जो टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये लेजिटिमेट था या नहीं। एक तो टेस्ट लेजिटिमेट हुआ है कि नहीं, मतलब सारी चीजें स्क्रीनिंग ए और कंफर्मेटरी टेस्ट दोनों ठीक से हुए कि नहीं, और उसके बाद आपसे पूछकर या आपसे और टेस्ट कराना होगा, वो करवाएगा। तो उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपने ये कंज्यूम किया है, ये ऐसी चीज को कंज्यूम किया है, अब्यूज किया है ड्रग को। अदरवाइज ये आपके किसी इल प्रैक्टिस की वजह से, जो आपको ध्यान नहीं था, उस वजह से हो गया। लेकिन मान के चलिए एमआरओ ऐसा रिस्क नहीं लेता, वो जनरली एक दो चीज आपसे पूछेगा, उसके बाद अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली हेडक्वार्टर भेज देगा। सो अब यहाँ पर जो एक्शन देखते हैं हम कि अगर पॉजिटिव आ जाए, मतलब मैंने आपको बताया था कि बंदे को डी रोस्टर किया जाएगा, उसको एटीसी ड्यूटी नहीं करनी जाएगी, लेकिन कब तक और क्या प्रक्रिया उसके बाद फॉलो करेगी अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। मतलब ए पर्सन है, उसके पहले स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके एमआरओ ने भी बता दिया कि हाँ ये पर्सन डाउटफुल है जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया। अब क्या होगा, तो देखो मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कि इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द सेफ्टी सेंसिटिव ड्यूटी, यानी कि अगर वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ड्यूटी कर रहा है, वो सेफ्टी सेंसिटिव ड्यूटी है, तो उसको हटा दिया जाएगा टिल कंफर्मेटरी रिपोर्ट इज रिसीव्ड, जो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या होगा, अगर पॉजिटिव कंफर्मेटरी टेस्ट आ गया, पहली बार आया, और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है या काउंसलर है, उसके पास उसको भेजा जाएगा इन कंसल्टेशन विद एमआरओ, है ना। आपने रिहैब के नाम सुने होंगे, जो
आप अगर संजू मूवी का देखोगे तो इसमें रणवीर कपूर ने क्या नाम है, संजय दत्त की भूमिका निभाई है और उसमें उसको जब बहुत सारी चीज़ों को ड्रग्स को कंज़्यूम कर रहा होता है, तो उसके बाद रिहैब सेंटर भेजा जाता है। तो ये एमआरओ डिसाइड करता है कि एमआरओ, देखिए आपका जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट पे एक डॉक्टर्स को रखते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको रिहैब सेंटर भेजना है, डी एडिक्शन सेंटर भेजना है, क्या क्या करना है। लेकिन हाँ, डी रोस्टर करके एटीसी ड्यूटी से आपको हटा दिया जाता है, सीधी सी बात है। और ये ऐसा होता है कि अगर आप पहली बार आप ऐसे पकड़े जाएं कि मतलब पहली बार ऐसा आपके साथ केस हो जाए कि आपका कंफर्मेटरी टेस्ट पॉजिटिव है, तब क्या होगा, और अगर दूसरी बार पकड़े जाएं तब क्या होगा, और ये अगर थर्ड बार पकड़े जाएं तब क्या होगा। अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग पूरा सेंसिबल पर्सन है, आप ऐसा कोई काम नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तब क्या पनिशमेंट दी है डिपार्टमेंट ने, देखिए यहाँ पर। देखिए इन एडिशन टू ये देखिए मेंशन किया है, इन केस ऑफ पर्सन हैज रिटर्न टू द सेफ्टी सेंसिटिव ड्यूटी आफ्टर हैविंग टेस्टेड पॉजिटिव इन पैरा 8.2 इज अगेन फाउंड पॉजिटिव, यानी कि सेकंड टाइम, सेकंड ओकेजन हो रहा है और वो बंदा फिर से ऐसे पकड़ा जा रहा है कि उसने ऐसा कुछ कंज्यूम कर रहा है, ऐसा ड्रग अब्यूज कर रहा है और फिर से पकड़ा जाता है, तो उसका जो उस पर्सन को सस्पेंड किया जाएगा 3 साल के लिए। सच ए पर्सन शैल बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, तो ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है, आपको 3 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है। और आपको अगर थर्ड टाइम, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको हैबिचुअल है, जो करता ही है, और वो अगर थर्ड टाइम भी ऐसा पकड़ा जाए तो उसका लाइसेंस, जो आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एक लाइसेंस मिलता है, जैसे पायलट के पास एक लाइसेंस होता है ना, तो ऐसे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास भी एक लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस को परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाता है। और ये इन्होंने मेंशन नहीं किया इस वाली लिस्ट में कि अगर उसको दोबारा रिकॉल करना है, लाइसेंस को उसको दोबारा देना है, तो क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, व्हाट प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, तो ये इन्होंने अभी बताया नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पनिशमेंट जो पेनल्टीज है बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो ऑब्वियस है आपके डिपार्टमेंट में आपकी बदनामी होती है और आपको मतलब लोग आपको टारगेट भी करेंगे कि देखो क्या कर रहा है काम, और आपका डिपार्टमेंट आपको खुद रिहैब सेंटर पे और उसमें भेजेगा। और ये कहीं मेंशन नहीं है कि आपको उस वक्त सैलरी मिलेगी या कुछ होगा, तो हो सकता है कि मे बी आपको लिमिटेड सैलरी, जिसको कहते हैं ना सस्पेंशन वाला होता है, लिमिटेड सैलरी पे भेजा जाए कि केवल आपको बेसिक पे मिलेगा और कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे उस पीरियड में जब तक आप रिहैब सेंटर में हैं। और जब आप वहाँ से वापस आते हैं और नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेके आते हैं साइकोएक्टिव सब्सटेंस की, तभी आपको सेकंड चांस मिलेगा दोबारा ये करने का। और अगर फिर भी कोई पर्सन सेकंड टाइम पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल की पनिशमेंट है, 3 साल का सस्पेंशन है उसके लिए। और अगर थर्ड टाइम किया जाता है तो उसका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा। और आप जिस काम के लिए आ रहे हैं, आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर आप किसी काम के लिए आ रहे हैं, यानी कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बना रहा है आपको, आप पे पैसा खर्चा कर रहा है, आपको सैलरी दे रहा है, और आप वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब आपका लाइसेंस ही कैंसिल हो जा रहा है थर्ड ओकेजन पे, तो आपका डिपार्टमेंट में आप सोचेगा कि ऐसे पर्सन को मुझे रखना फायदा नहीं है और उस पर्सन को मैं निकाल सकता हूँ। मतलब आपका डिपार्टमेंट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो भी सोच सकता है कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, पिंक स्लिप दे दी जाए। ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है, तो हो सकता है आगे नए नए चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये इतना आप सोच रहे होंगे, ये जो सरकारी विभाग है ये सब चलता रहता है, रूल्स रेगुलेशन तो बनते रहते हैं, ऐसा कुछ होता थोड़ी है, किसी के साथ हमने देखा थोड़ी है। देखो मैं एक आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ, बहुत डेंजरस न्यूज़ है। ये देखिए, ये अभी लास्ट मंथ की ही रिपोर्ट है। एक, डीजीसी रिमूव एटीसी आफ्टर ही टेस्ट पॉजिटिव फॉर साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस। देखें, ये दिल्ली एयरपोर्ट पे ये पर्सन, मैं इसका नाम नहीं बताना चाहूँगा यहाँ से, क्योंकि हो सकता है किसी भी रीज़न से उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है उसका साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट के साथ कुछ दिक्कत हो या किसी भी कारण से। तो हमें किसी पर्सन को यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसका नाम खराब करना है किसी पर्सन के लिए, लेकिन ये क्योंकि इंडिविजुअल की बात नहीं है, अब ये बात है कलेक्टिव वे में जा रही है, ये पूरी एटीसी स्ट्रीम्स की बात है। तो आप लोग देखेंगे, आप इतना प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने वाले हैं, जो आप
केवल अल्कोहल ही नहीं, आपको साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट भी वो कराने वाले हैं। और कोई भी ऐसा पर्सन है जो ऐसी सब इलीगल एक्टिविटीज में है, तो हो सकता है डिपार्टमेंट उसको बाहर का रास्ता दिखाए। तो DGCA has penalized air traffic controller at Delhi airport after he tested positive for a psychoactive substance test. Sources said that he has been removed from duty by the aviation regulator यानी कि DGCA posted at IGI airport, है ना। और ये आपने देखा कि ये ड्रग टेस्ट रूल्स फॉर टेस्टिंग ऑफ फ्लाइट क्रू एंड द ATC फॉर साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस व्हिच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस जनवरी 2022। मैंने बताया था 31 जनवरी 2022 से ही स्टार्ट हुआ है। तो अब आपको ऐसे मौके दिखने लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे रैंडम लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, तो समटाइम्स वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं जो ये ऐसा सब कुछ करते हैं, और बहुत बार बच भी जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो अभी 10% की लिमिट है, देखो यहाँ पर मेंशन है कि एज पर द रूल्स एयरलाइंस क्रू मेंबर इंक्लूडिंग पायलट एंड एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ATC हैव टू कैरी आउट रैंडम ड्रग टेस्ट for at least 10% of the flight crew members and air traffic controllers employed by them every year। यानी कि हर साल में 10% ATCs का ये टेस्ट कराना मस्ट है, ड्रग टेस्ट। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे ये, और उस पर्सन को ATC ड्यूटी से हटा दिया है, यानी कि वो हो सकता है उसके MR, जब उसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ये बात पहुंची होगी कि DGCA ने उसको कंफर्मेटरी टेस्ट में पॉजिटिव पाया है, तो उस पर्सन को रिहैब सेंटर या डी एडिक्शन सेंटर पे भेजा हो। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये कितना अब जरूरी हो गया है कि आप इस सब बारे में अवेयर हो जाएं। इसलिए ये मेरी ड्यूटी बन जाता है आपको थोड़ा सा इन सब बारे में बताने के लिए कि ये साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं, 6 जो हैं खासकर, ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है, आप इनसे कैसे बच सकते हैं। जैसे एक वहाँ पॉइंट लिखा था ना, कोडीन अगर आपके बॉडी में मिला हो तो वो भी ऐसे बिहेव करेगा जैसे ओपिएट्स हो, बट वो ओपिएट नहीं है। क्या वो ओपिएट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डिस्कस हम सेकंड पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो सेकंड पार्ट में इन सब के बारे में बात करेंगे, क्या गांजा होता है, क्या मैरिजुआना होता है, चरस क्या होती है ना, कोकेन क्या होता है, हेरोइन क्या होती है, और इन सब का बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नेगेटिव क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो टिल देन बाय बाय, टाटा।